हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और इस वीडियो में बात करेंगे हम सक्षम प्रैक्टिस सेट 663 को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हमेशा जो आपके कंप्यूटर और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो इन वीडियोस के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, सो दैट कि जो लोग क्लासेस में नहीं समझे या फिर जिन लोगों को थोड़ी हेजिटेशन है समझने में, उन लोगों को वो चीज़ें समझ में आ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मैंने यहाँ पे नहीं बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को यहाँ पे बताए जा चुके हैं। इसलिए हर एक चीज़ को यहाँ पे मैं डिटेलिंग में बताता हूँ, सो दैट कि कभी भी उससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों से आसानी से कर पाएँ। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो डैश से कनेक्टेड होते हैं, तो इसका आंसर जो होना चाहिए था वो नेटवर्क होना चाहिए था। सर्वर कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार सर्वर कंप्यूटर एक इस टाइप से एक कंप्यूटर होता है जिससे सारे कंप्यूटर जो है कनेक्टेड होते हैं। इस टाइप से कुछ यहाँ पे सर्वर कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे और हमारे कंप्यूटर्स जितने भी सेक्टर्स जो होते हैं या फिर जो भी आप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो सभी जो है आपके पास सर्वर कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे जो आपके पास मिडिल में है ये है आपके पास सर्वर कंप्यूटर, और इसके साथ जो ये अटैच्ड हैं ये आपके पास किसी न किसी नेटवर्क के माध्यम से ये यहाँ पे अटैच्ड है। क्या होता है ये सर्वर कंप्यूटर? सर्वर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, जिसके पास स्टोरेज जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि कभी भी आप किसी भी चीज़ को जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जैसे आपने ताजमहल के बारे में सर्च किया, तो आपको ताजमहल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, हर एक वेबसाइट मिलेगी। एक वेबसाइट एक किताब की तरह होती है, और आप जब समझते हैं कि किसी भी चीज़ बारे में अगर आपको नॉलेज लेनी है तो बुक से मिलती है। तो हर एक बुक में चीज़ें कुछ अलग लिखी हो सकती हैं, या हो सकता है उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। तो इसी टाइप से वो जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके पास सर्वर कंप्यूटर के अंदर होती है। और कभी भी आप जो चीज़ ढूंढते हैं सिस्टम से, देखो ये यहाँ पे कुछ काम करेगा, यहाँ पे इस कंप्यूटर में कुछ काम हो रहा होगा, तो ये कंप्यूटर कहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को उठाएगा? सर्वर कंप्यूटर से आपको इन्फॉर्मेशन उठा के देगा और आपको आंसर या कोई भी जो रिजल्ट है वो शो करेगा। आपने अक्सर सुना होगा बैंकिंग में भी लोग क्या कहते हैं कि भैया हमारा सर्वर डाउन चल रहा है, अभी हम ये काम नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में उनका जो काम होता है वो किससे होता है? क्योंकि सारे कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। कभी कभार वो आपको भगाने के लिए भी चीज़ कह देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा लोड होता है कि हमारा सर्वर जो कंप्यूटर है या सर्वर डाउन चल रहा है। तो बेसिकली यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, बाकी मेन फ्रेम में आपका कंप्यूटर्स होते हैं। तो इतनी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी भी शायद बता चुका था, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, और कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रण करता है और प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है? इसका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर, मैं कह सकता हूँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है, यानी हम कह सकते हैं एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है सॉफ्टवेयर। ठीक, आप समझते हैं हार्डवेयर वो होता है भाई जिसे हम छू सकते हैं, जैसे आपके पास कीबोर्ड हो गया, आपके पास मॉनिटर हो गया, आपके पास माउस हो गया, ये सारे आपके पास क्या हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जिसमें अंदर आपके पास कंप्यूटर के अंदर जो आइकन्स होते हैं, जिसमें गूगल क्रोम आता है, आपके पास वीएलसी आएगा, आपके पास कोई भी मीडिया प्लेयर की जो फाइल्स हो सकती हैं उन्हें आप टच नहीं कर सकते, वो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा वो होता है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें विंडो सबसे पॉपुलर है, लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपरों में ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाता है। एमएस डॉस ये भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पहले हुआ करता था। यहाँ पे हम कमांड लिखते थे या लिखते हैं, अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़र फ्रेंडली हैं, ईजी है यूज़ करने को, कोई भी यूज़ कर सकता है, कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि आप कभी भी किसी भी फाइल को खोलते हैं तो कोई कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली ओपन करते हैं ना माई कंप्यूटर। लेकिन पहले माई कंप्यूटर खोलने से माई कंप्यूटर ऐसे नहीं खुल जाता था, उसके पीछे कमांड लिखनी पड़ती थी, और वो लोग वही कर पाते थे जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन आज बच्चा भी कंप्यूटर को चला पाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही बदौलत है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं, आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी आपकी पढ़ाई है वो दिखती तो है नहीं, कहाँ पर सेव है? वो आपके दिमाग के अंदर सेव है, जितनी भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको एक पेन चाहिए होता है ओएमआर सीट को भरने के लिए। तो बेसिकली जो ये ओएमआर सीट होती है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करेगी, और यहाँ पे जो पेन होगी ये पेन आपका हार्डवेयर की तरह काम करेगा, और जो आपके पास इंफॉर्मेशन है ये आपका सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा वो कौन करेगा? आपके पास ओएमआर सीट, क्योंकि बिना पेन और बिना इंफॉर्मेशन के और बिना ओएमआर सीट की चीज़ें नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। वेल 88 क्वेश्चन देखिएगा, और इसमें लिखा है वर्ड हेडर छपा होता है। देखिए हेडर आपके किसी भी पेज के टॉप में होता है इस टाइप से,
यहाँ पे हेडर होता है, ठीक है। अब जो ये हेडर अगर आपने यूज़ किया है तो ये सभी पेजों पे होगा, यानी जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल है उसमें जो पेजेस हैं हर एक के जो स्टार्टिंग ऊपर में होगा यहाँ पे आपके पास हेडर होगा। इतनी बात आपको समझनी है, ठीक है। क्या होता है इसमें आप अपना जो है टाइटल वगैरह लिख सकते हैं, होता है ना टाइटल, कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसका टाइटल डालना हो, स्टोरीज बुक आपने देखी होंगी, ताकि हमें बार बार वो चीज़ लिखने की जरूरत ना पड़े, तो ये बेसिकली हेडर होता है। इसी टाइप से आपके पास क्या आता है, एक फुटर आता है, और जो फुटर होता है उसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये नीचे यूज़ होता है पेज के लोअर साइड में। और फुटर में क्या होता है आपने देखा होगा पेज नंबर्स वगैरह 1 2 3 4, बाकी आपको बार बार वो पेज नंबर डालने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम फुटर को यूज़ करते हैं। तो दो चीज़ें थी, थोड़ा सा आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ पे है टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी यहाँ पे 3 टाइप के पास आपके पास टोपोलॉजी दे रखी है, बस, स्टार और रिंग। टोपोलॉजी में आपको क्या समझना है कि देखिए जैसे हमारे पास ये एक बस टोपोलॉजी है, यहाँ पे आपके पास एक कंप्यूटर इसके साथ अटैच्ड है, यहाँ पे एक कंप्यूटर यहाँ पे ऐसे कुछ अटैच्ड है, एक कंप्यूटर आपके पास कुछ ऐसे अटैच्ड है, ठीक। इसको बोला जाता है बस टोपोलॉजी। और जो बस टोपोलॉजी होती है इसमें हम एक केबल का यूज़ करते हैं, जो केबल आपको ऐसे यहाँ पे नज़र आ रही होगी, और इस केबल के थ्रू सारे जो कंप्यूटर्स हैं हमारे वो अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, वो होता है आपके पास बस में। इसी टाइप से अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग में क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक कंप्यूटर कुछ ऐसा है, ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कुछ इस टाइप से अटैच्ड होगा, और ये कंप्यूटर भी आपका इस टाइप से रिंग की फॉर्म में एक दूसरे के साथ ये अटैच्ड होते हैं। एक कंप्यूटर का नोड दूसरे कंप्यूटर के नोड के साथ, इस कंप्यूटर का नोड इस कंप्यूटर के साथ कुछ इस टाइप से अटैच्ड होता है। स्टार वाले में आपके पास क्या होता है, एक मेन हब होता है बीच में कंप्यूटर का, जैसे हमने अभी सर्वर कंप्यूटर के बारे में बात की थी, सेम ऐसे मिडिल में कंप्यूटर होगा और इससे सारे कंप्यूटर यहाँ पे अटैच्ड होते हैं कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। तो ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास स्टार टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। इसी टाइप से आपके पास एक ट्री होता है, ट्री टोपोलॉजी, एक आपके पास मैश टोपोलॉजी होती है। अब ये टोपोलॉजी बेसिकली है क्या, ये कुछ इस टाइप से है कि आपको कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ अटैच्ड करना है किसी पर्टिकुलर कनेक्शन के साथ। यानी हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर अपने को डेटा भेजना है तो फिर कनेक्शन तो चाहिए ना भाई, बिना कनेक्शन तो होगा नहीं। तो इनके कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ आपके पास यहाँ पे डिसएडवांटेज होते हैं, और इसी बेसिस पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बेसिस पे हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, उस बेसिस पे हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर से यहाँ पे तो अभी मैंने सिंपल 3 कंप्यूटर ही बनाए हैं, तो यहाँ पे इस कंप्यूटर को अगर इसमें इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो हो सकता है इन दोनों के बीच में और भी कंप्यूटर्स हों, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है डिफरेंट कंप्यूटर से होके जाती है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। लेकिन यहाँ पे देखोगे रिंग का एक एडवांटेज भी है कि हमें ऐसी लॉन्ग केबल यूज़ नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि बस जो मेरे पास टोपोलॉजी होती है इसमें मुझे बहुत लॉन्ग केबल यूज़ करनी पड़ती है, जिससे हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी और बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं हम डिपेंड करते हैं कि मुझे क्या करना है या फिर किस बिहाफ पे मैं उस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ हब वाले की, तो अगर ये बीच वाले में ही कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये बाकी के कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम आ गई। जैसे हम बात कर रहे थे ना सर्वर डाउन हो जाना, अरे भाई जो पर्टिकुलर जो मेन कंप्यूटर है वही ख़राब हो जाएगा तो बाकी के तो औरों में काम नहीं हो पाएगा। इसी टाइप से ये इसका डिसएडवांटेज है। इसी टाइप से देखो, जैसे बस का एडवांटेज ये है कि अगर कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम भी आ गया तो बाकी के तो और चलते रहेंगे ना। तो इसी टाइप से इनके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, इसी बेसिस पे हम इन टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आसानी से कर सकते हैं। कीबोर्ड का वो बटन जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं तो हम इसमें यूज़ करते हैं शिफ्ट का। अपर और लोअर का मतलब आपने लिखा ए, और अगर आपको चाहिए छोटा ए तो शिफ्ट के साथ ए दबाइएगा, आपको छोटा ए मिल जाएगा। इसी टाइप से टैब होता है, आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसी टाइप से आप कंट्रोल की का यूज़ करके भी और भी चीज़ें कर सकते हैं। 91 क्वेश्चन, इसमें क्या था, मैंने हमेशा कहा है कभी भी कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको मिले तो हमेशा आपको क्या करना है कि इसमें कुछ इस चीज़ें देख लेना है। जैसे डी आपका आता है 4 पे, ई आपका पास आता है 5 पे, ये ई भी आएगा 5 पे, और पी जो आता है आपके पास 16 पे आता है, ठीक है। अब कनेक्शन हमेशा आपको ये देखना पड़ेगा, यार ये 4 5 5 16 से कैसे मैं 60 बना सकता हूँ। 60 बनाने के आपके पास, अब हालांकि यहाँ पे 60 है, आपके पास कभी और भी चीज़ें हो सकती हैं, बन जाता है कैसे 4 + 5 + 5 + 16 हो सकता है इसका आंसर 30 हो, कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी तो 60 है। कभी क्या होता है कि इन दो को ऐड करके, इन दो को भी ऐड करके, उनको माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके भी कभी कभार आपके पास आंसर दिया जाता है। लेकिन आपका दिमाग, एक चीज़ आपको कंसंट्रेट करना है कि आपके पास जो आंसर होगा वो 60 आपको लेके आना है। तो 6 इसका जब सम आप करेंगे तो ये 30 आएगा, और 30 मल्टीप्लाई जब 2 अगर आप करते हो तो ये आंसर जो इसका आता है वो आता है आपके पास 60। तो यहाँ पे तो थोड़ा आसान है, आप इसे आसानी से इसे चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इसे देखेंगे
अगर हम हेयर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हेयर आता है ये आता है आपके पास 8 पे, ए आपके पास आता है 1 पे, आई आपके पास कितने पे आएगा 9 पे, ठीक है, और आर जो आता है आपके पास 18 पे आपके पास आता है, ठीक। और इन टोटल जो सम आता है इसके पास 36 आता है, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 72 आपके पास आंसर आता है। इसी टाइप से आप रैबिट में भी जो भी इनके नंबर्स हैं, आर कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, इन सभी को आप ऐड करेंगे तो 50 आएगा, और 50 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 100 आता है। तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब इससे आप क्या समझे, इसका मतलब ये है कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और मैंने पहले भी कहा था कि भाई आपको करना क्या है कि इन क्वेश्चंस को अपनी एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, उस नोटबुक में जहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उन क्वेश्चनों को उसमें लिख देना है कि यार इस पेपर में ये क्वेश्चन आया था, इसका मेथड ये है, ताकि कभी आपके पास क्वेश्चन आए तो लॉजिकली आपका दिमाग उस चीज़ को कवर कर पाए कि यार ऐसा भी एक लॉजिक बनता है और मुझे इस टाइप से इसे सॉल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग मकान हैं, और मैंने एक पंक्ति बना दी कुछ ऐसे। यार मेरे पास एक पंक्ति है, अब जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे चलना है आपको। ए बी के बाईं ओर है, यानी जो ए होगा यहां पे और बी यहां पे होना चाहिए। क्यों? इसने कहा जो ए है वो बी के आपके बाईं ओर है, ठीक है। सेकेंडरी इसने यहां पे क्या कहा, ई सी के दाईं ओर है। अब देखो मुझे नहीं पता यहां पे ई कहां है, सी कहां है, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, मुझे नहीं पता है ई सी कहां है, लेकिन मुझे ये तो पता है ना भाई कि ए के बाईं ओर है, जो ई है वो ए के बाईं ओर है, यानी ए यहां पे है तो ई मेरा कहीं यहां पे होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक। अब इसको देखिए, जो बी है वो डी के बाईं ओर है, जो बी है वो डी के बाईं ओर है, मतलब डी कहां होगा, आपका दाईं ओर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो मध्य में कौन सा घर होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी ये केवल 4 ही घर हुए हैं, कितने घर, 4 घर। यहां पे बोले थे 5 घर, इसका मतलब अभी मैंने एक चीज छोड़ी हुई है और वो छोड़ा था मैंने ये वाला, ई सी के दाईं ओर है, यानी जो ई है वो सी के दाईं ओर है, इसका मतलब सी मेरा कहीं यहां पे होना चाहिए। इसने बोला ना जो ई है वो सी के दाईं ओर है, तो मतलब सी मेरा बाएं होगा तभी तो ई उसके दाएं आएगा, दैट्स इट। अब यहां पे इसने बोला था कि मध्य में कौन सा घर है, तो भाई मध्य में तो ए हो गया ना, 2 इधर से 2 इधर से, और ए इज द राइट आंसर, ठीक। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। कभी भी मैंने आपको कहा है, कभी भी आपको दिशा पूछे कि दिशा क्या है, डिस्टेंस नहीं पूछा है, आपको बस ध्यान देखना है स्टार्टिंग की दिशा क्या है। स्टार्टिंग की दिशा थी सूर्य की पीठ करके चलना प्रारंभ किया, यानी मेरी जो स्टार्टिंग की दिशा होगी वो होगी पश्चिम। और अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, केवल दायां और बायां ढूंढना है। अगर आप यहां से चलना शुरू करेंगे तो बायां, एक बायां ये है, मुड़कर सीधे चलता है और फिर दायां मुड़ता है, फिर दायां ये है, फिर मुड़कर सीधे चलता है, इसके पश्चात वो फिर से बायां मुड़ता है, ये बायां ये है, फिर वह सीधे चलता है। अब ध्यान दोगे आप, दायां बायां कहीं भी नहीं आया, और मैंने हमेशा आपको कहा है दाएं से बाएं को माइनस कर दो, काट दो। ये बाएं से एक दायां कट गया, और आपके पास क्या पूछा है, आपके पास एक था पश्चिम और एक था बायां। पश्चिम से बायां आ जाओ, और पश्चिम से बायां आओगे तो आपके पास दक्षिण आएगा। ध्यान देना, आपके पास कुछ ये बनेगा ना, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये साउथ डायरेक्शन हो गई। तो वेस्ट से साउथ की तरफ डायरेक्टली आना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली दक्षिण, क्योंकि हमने कहा पश्चिम से लेफ्ट की ओर आना है। ये बायां बचा था ना अपने पास, तो ये बाएं तरफ जाना है। जिन लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके इस चीज़ को देखें, वहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं, वहाँ से आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आएगी। चलिए 94 क्वेश्चन, और अपने से आगे बैठी महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को आपको सिंपली क्या करना है, देखिए सिंपल लिखो, किसके बारे में बात हो रही है, अमित के बारे में बात हो रही है ना। महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, किसने कहा, अमित ने। ये अमित है, किसकी ओर संकेत करके कहा, महिला की ओर संकेत करके कहा कि वह मेरी पत्नी, किसकी पत्नी, ये है अमित की पत्नी। और पत्नी के लिए हमेशा ऐसे साइन बनाना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जो लोग सीरियसली वीडियो फॉलो कर रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों से आप हो सकता है सॉल्व करें, जिन लोगों को आते हैं वो अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वह मेरी पत्नी के भाई के, मेरे पत्नी के भाई, भाई के लिए हमेशा इक्वल का साइन, भाई बहन का रिलेशन दिखाना होता है, और भाई के लिए यानी मेल है तो हमेशा उसके लिए हम यहाँ पे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। ये भाई है, भाई के दादा की इकलौती पुत्री, तो भाई के दादाजी को बनाओ। भाई के दादाजी का मतलब यहां पे ऊपर की तरफ ये पिता होंगे इसके, है ना, और यहां पे इसके जो होंगे ये होंगे पिता के भी ऊपर इसके होंगे दादा। ये सारे मेल हैं, तो हमने इनको इस टाइप से दिखाया है। अब इसने क्या कहा, वो दादा की इकलौती पौत्री है, तो उस महिला का अमित से क्या संबंध है। अमित ने क्या कहा कि जो बोला ये मेरी पत्नी है, इसके भाई के दादा की इकलौती पौत्री, तो भाई इकलौती पौत्री ये पत्नी तो हुई, पत्नी का मतलब ये जो लड़की है एक ही तो है,
तो अमित और इसके बीच में क्या रिलेशन है, अभी मैंने कहा यहाँ पे पत्नी का रिलेशन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पत्नी आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। गोलिक का मतलब सिंपली आपको समझना है कि ये फीमेल है। ठीक, तो बाकी अगर 10 क्वेश्चन अगर मैंने ऐसे करवाए हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आना चाहिए। अब आपके पास ये सीरीज़ है और सीरीज़ के क्वेश्चन बहुत ऐसे दिमागी तौर पे या फिर ऐसे नहीं होते हैं, इनके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी कोई ट्रिक हो तो आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। हालांकि थोड़ी छोटी मोटी शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं हो सकती है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे बन रहा था कि अगर आप इसको 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। 12 के लिए आप क्या करेंगे, 2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं और 2 का क्यूब अगर आप करते हैं तो 12 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है प्लस 2 का क्यूब आपके पास 8 हो जाता है, और 8 + 4 12 आ जाएगा। इसी टाइप से 36 के लिए भी आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब और आपके पास आ जाएगा 36। ठीक है, इसी टाइप से देखोगे ये 4 का बनेगा, ये 5 का बनेगा, यानी जो यहाँ पे आएगा वो कुछ बनेगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 258। 6 का स्क्वायर करना है, 6 का क्यूब करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें आपको जो आंसर आएगा इसका 2 यहाँ पे इसका सम आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद क्या होगा। बुधवार से अपने को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आज रविवार है तो 25 दिन के बाद क्या होगा। हमेशा दिनों में हम विषम दिन निकालते हैं। विषम दिन का मतलब 25 दिन में हमें विषम दिन निकालने हैं, तो 25/7 आप करोगे और यहाँ पे आपको चेक करना है कि कितना शेष बच रहा है, कितना रिमाइंडर आ रहा है। आप देखोगे 7 3 21, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई 4 आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है। रविवार में 4 दिन आप और आगे लेके जाओगे, रविवार में 4 दिन और ऐड करोगे तो बृहस्पतिवार आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है, 97 क्वेश्चन था, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। उतना ही छोटा जितना प्रशांत से बड़ा है। अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है। अब देखो ना, मैं हमेशा से कहता हूं कभी भी आपके पास आयु के क्वेश्चन आए, अगर आपके पास मैथ्स है तो एक्स वाई से करो, और नहीं है तो तब भी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये आंसर यहीं से बन के सामने आ जाते हैं जो ऑप्शंस हैं। इसने कहा जो जयेश अनिल है उतना ही छोटा है जितना बड़ा है, यानी आप क्या देखोगे यार, वो देखो इसका आंसर दिख रहा है वैसे 24 है। क्यों? क्योंकि इसने बोला था कि जयेश की वर्तमान आयु क्या होगी। अगर जयेश की वर्तमान आयु 24 साल है तो इसका मतलब वो 24 साल उससे बड़ा है और 24 साल ही किसी से छोटा भी है। किससे? आपका जो अनिल और प्रशांत से, है ना। 24 साल उससे एक से बड़ा है, 24 साल उतने से छोटा है, और इसने कहा था कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना है, 48। तो सोचो ना कि अगर इसकी उम्र 24 हो तो 24 साल उससे बड़ा और 24 साल उससे छोटा, तो उन दोनों की आयु का एक कितना होगा, 48 ही नहीं होगा। सोचो ना, अगर 24 साल छोटा तो मतलब वो 1 साल का मान के चलो, या उस समय हो ही रहा है वो बच्चा, और 24 साल बड़ा मतलब एक 48 ईयर का होगा, तो 48 + 0 कितना होगा, 48 ही तो होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो आंसर आना चाहिए 24 आना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा समझना नहीं है, सोचना नहीं है, बस सीधे क्वेश्चन को देखना है और आंसर टिक करना है। 98 क्वेश्चन, इसमें कुछ खास है नहीं। यहाँ पे F से H पे आना, देखो हमेशा मैं बोलता हूँ इनको कनेक्शन बनाओ। F से H में जाने के पास +2 ऐड किया, ऐसे आप A से C जाओगे तो +2 ऐड करोगे, T से B में जाओगे तो +2 ऐड करोगे। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, S में 2 ऐड करो, तो यहाँ पे आपके पास आ गया U, H में 2 आगे चले जाओ, आपके पास J, I में 2 आगे चले जाओ तो K, U J K एक ही है यहाँ पे, तो U J K इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये आंसर आपके सामने होगा। 99 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है, क्योंकि देखिए कभी भी मैंने कहा अगर आपके पास 10 रुपए हैं और इन 10 रुपए को 2 लोगों में बांटना है, तो आप क्या बोलोगे, बराबर बांटना है। बराबर बांटने का मतलब एक के पास 5 होंगे, एक के पास 5 होंगे, क्योंकि यहाँ पे यही बोला गया है कि यहाँ पे आपके पास 26 पेड़ लगाने हैं, बराबर दूरी पे होने चाहिए, यानी भाई डिवाइड होगा, पक्की बात है। किससे डिवाइड होगा, 225 को 26 से डिवाइड करना। बहुतों ने ये भी किया होगा, लेकिन आंसर नहीं मिला यहाँ पे। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 लोगों में बांटने हैं तो मतलब 5 आए, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप इस केस में देखोगे, मेरे पास ये पेड़ है, एक पेड़ मेरे पास ये है, एक पेड़ मेरे पास ये है, एक पेड़ मेरे पास ये है। अगर आप यहाँ पे दूरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 पेड़ हैं, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, मैं यहाँ पे केवल डिस्टेंस, 2 ही डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। पेड़ 3 है, उन तीनों पेड़ों के बीच में जो डिस्टेंस है, देखो इन 2 के बीच में एक डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस, यानी 3 पेड़ हैं, उन दोनों के बीच में 2 पेड़ों के बीच की मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक, इसी टाइप से यहाँ पे जब पेड़ 26 होंगे तो 26 पेड़ का मतलब अब 26 डिस्टेंस नहीं होगी, वहाँ पे एक कम होगी, यानी वहाँ पे 25 डिस्टेंस होगी।
इस पेड़ ऐसे ऐसे 26 पेड़ होंगे ना, तो इन 2 के पेड़ के बीच में 1, इन 2 के पेड़ के बीच में 2, फिर ऐसे एक पेड़ यहाँ पे और हो जाएगा, यहाँ पे 3, और ऐसे ऐसे जाके ये केवल 25 ही होंगे। यानी आपको यहाँ पे क्या करना था, 225 को 25 से केवल डिवाइड करना था, और 225 को 25 से जब आप डिवाइड करते हैं तो 9 मीटर यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। थोड़ा सोचना और लॉजिकली आपको समझना था और आंसर आपका आ जाता। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ हम बात करते हैं हमेशा एवरेज के बारे में। और एवरेज का मतलब ये होता है भाई, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, देखो जैसे एक आदमी 10 वर्ष का है और दूसरा आदमी 20 साल का है, अगर मुझे इसका एवरेज चाहिए तो उन दोनों का सम कर दो। एक आदमी 10 साल का है, एक आदमी 20 साल का है, इन दोनों का एवरेज क्या होगा, एक 10 साल का एक 20 साल का है, 2 व्यक्ति थे तो डिवाइड बाई 2 कर देना, आंसर इसमें कितना आएगा, 15 आएगा। अब इस 15 का मतलब, एवरेज का मतलब ही क्या होता है कि बराबर बांट देना। अब बराबर बांटने देने का मतलब, ये पहले 10 का था, ये 20 का था, क्या ये बराबर थे, नहीं, लेकिन एवरेज 15 का मतलब यार दोनों को मैंने इक्वल किया। इक्वल का मतलब जो ये 10 था इसको मैंने 15 बनाया, इसमें 5 और आगे लेके गया, और इस 20 में मैंने 5 को कम किया होगा, यानी ये भी 15 बना होगा। जो इससे 5 को कम किया उसको मैंने 10 वाले को दे दिया, इसलिए इनका एवरेज हमेशा क्या आएगा, मतलब इक्वली मैंने इसको डिवाइड किया है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप आओगे, इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला कि यार 8 लोग थे और इन 8 लोगों की समिति में 35 और 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 महिलाएं इसमें शामिल कर दी, और जो औसत आयु है वो 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब 2 वर्ष की वृद्धि का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि यार इनकी आयु में 2 वर्ष की औसत वृद्धि हो गई, तो 2 वर्ष की औसत वृद्धि का मतलब ये हो गया कि यार जो 15 का था वो 17 का हो गया, जो 15 का था वो भी 17 का हो गया। यही तो इक्वली तो डिवाइड करोगे। तो वहाँ पे 8 लोग थे, तो हर एक के साल में 2 साल की बढ़ोतरी हुई होगी, तो टोटल जितना भी उनका औसत रहा होगा, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे 15 है, तो मैंने यहाँ पे इसमें भी 2 साल बढ़ाए, इसमें भी 2 साल बढ़ाए, इसका मतलब अब इस टोटल में 4 साल बढ़े, है ना। पहले जो भी एवरेज है अब इसमें 4 साल बढ़े कि नहीं बढ़े। तो इसी टाइप से जब 8 लोग रहे होंगे तो औसत 16 का हो गया होगा, क्योंकि एक व्यक्ति में 2 साल, दूसरे में भी 2 साल बढ़ेगा, तीसरे में भी 2 साल बढ़ेगा, ऐसे ऐसे वो 16 हो जाएंगे। और 16 साल किसके कारण बढ़ रही है, 16 साल बढ़ रही है वो इन दोनों के कारण, 35 और 45 के आने से। और हमें निकालना क्या है, इन दोनों की महिलाओं की ही औसत आयु निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 35 की, ये लड़की, ये जो ये महिला है ये भी 35 की, और इन दोनों के आने से कितना बढ़ा, इन दोनों के आने से 16 बढ़ गया है, केवल इन दोनों के आने से। यानी मैं यहाँ पे 16 भी इसमें ऐड करूंगा। अब देखो 16 ऐड करने से मतलब मेरा ये है, अब है तो व्यक्ति 2 ही है ना ये, अब ऐसे मत बता देना ये 3 व्यक्ति, ये 2 ही हैं, 2 ही हैं, तो इसे डिवाइड बाय मैंने 2 ही किया, क्योंकि इनके आने से एवरेज बढ़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 16 को ऐड किया। अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 6, 5, 3, 8, 96/2, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 48, इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है। अब हालांकि आप लोगों के पास एक मेथड ये भी है, एक्स वाई से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा लफड़े वफड़े पड़ जाएंगे उसमें, और कांस्टेबल वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स कभी नहीं पढ़ी है तो उनके लिए तो और भी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो कोशिश करो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मैं भी कोशिश करूँगा एवरेज के क्वेश्चन आपको इस टाइप से देने की। बाकी जिसको करना है वो एक्स वाई से भी कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम से और हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।